राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भरत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। मानव मानव के बीच भेद भी मिट जाए, इसलिए राम शबरी की कुटिया पर आए। अब उग्रवादियों के वेश में है हजारों, हे राम तुमको फिर से यहाँ आना पड़ेगा। हे राम तुमको फिर से यहाँ आना पड़ेगा। तो शर्मा जी, ये तो बात राम की रही, बचपन की रही और आपके संस्कारों की रही। तो अब आगे बढ़ते हैं। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो। है दोषी माल चुराने के, रहे दामाद है थाने के, कई तो ऐसे वहां हुजूर, सभ्यता से है कोसों दूर। बोलते भाषा गाली की, बोलते भाषा गाली की, संसद आज बना दी नगर बधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। भगवान राम से बात शुरू कर साहित्य के दूसरे पक्ष की ओर हम बढ़ते हैं। जी, जो समाज की स्थितियां हैं उनको देखते हुए एक साहित्यकार के नाते आप क्या जिम्मेदारी एक साहित्यकार की मानते हैं? देखिए शर्मा जी, जब आज से नहीं बल्कि अतीत से मैं मानता हूँ हिंदी कविता के आदि कवि चंद्र बरदाई मानता हूँ, खड़ी बोली के। तो खड़ी बोली में चंद्र बरदाई से प्रारंभ करें यदि, तो वो कई महान कलमकारों से होती हुई, चंद्र बरदाई से होती हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी, चाहे वो दिनकर जी, जो जो भी कई बड़े नाम, बहुत बड़े नाम है, उन्होंने उनकी रचनाएं जब भी आई, तो उनकी रचनाएं देश काल को दिशा देती हुई, देश काल की दशा सुधारने के लिए आई। दिनकर जी का उदाहरण हमारे सामने है कि जब देश सन 1962 का युद्ध हारा चीन से, उस समय जिनका शासन था, उन उस सत्ता के गलियारे के सर्वाधिक प्रिय होने के बाद भी, राज्यसभा में सदस्य थे वो, लेकिन उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा लिखा। परशुराम की प्रतीक्षा के रूप में हमारे सामने रचना आई। उस पूरी रचना में आप देखिएगा कि सन 62 में चीन से पराजय का दर्द उसमें है। चाहे उन्होंने, उनका एक वाक्य तो आंदोलनों का, एक पंक्ति आंदोलनों की ध्रुव पंक्ति हो गई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वो उदाहरण है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि कलमकार को जब भी समय आया, कवि के लिए जब भी समय आया, उसने सिद्ध किया स्वयं को, और मैं मानता हूं कि कवि को करना ही चाहिए। ये उसका प्रथम धर्म है उसका, कि देश को, समाज को और समय को, मैं समय जानबूझ के जोड़ रहा हूं, समय को कोई दिशा दे नहीं पाता, समय अबाध चलता है, लेकिन रचना धर्मी में वो शक्ति होती है, वो क्षमता होती है कि वो समय को भी निर्धारित करता है, समय को भी दिशा देता है, और देश काल की दशा सुधारता है। इसलिए कवि साहित्यकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा आपने अभी कहा भी है, मैं मानता हूं ऐसा कि रचनाकार यदि अपने धर्म का पालन करता है, तो वह न केवल अपने युग में बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो मार्गदर्शन देता है। ये मेरी मान्यता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मंचीय कवि हैं और दूसरे साहित्यकार हैं जो मंच पर नहीं है पर उनका एक विशेष योगदान है, उन दोनों के साहित्य को अगर तुलनात्मक तरीके से हम देखें तो
कितना सारगर्भित आप मानते हैं दोनों को और किस तरह से देखते हैं? शर्मा जी, एक तो बात मैं कहना चाहूंगा कि जो वाचिक परंपरा है, मंची वाचिक परंपरा, वह जब से आरंभ हुई है तब से और आज वर्तमान तक हमारी एक समृद्ध विरासत हमारे पास है। कई महत्वपूर्ण नाम ऐसे हैं जिन्होंने वाचिक परंपरा को विशुद्ध रूप से न्यायपूर्वक अपने अपनी भूमिका को निभाया उन्होंने। वाचिक परंपरा की एक विरासत में मैं बात करता हूं, बहुत समृद्ध विरासत हमारे पास है, जिसमें मैंने अभी नाम भी लिए थे, दिनकर जी हो, चाहे वो बच्चन जी हो, चाहे नीरज जी हो, अनेक पुराने से लेकर के वर्तमान में भी कई कवि ऐसे हैं जो उस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं मानता हूं कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्खलन हुआ है, थोड़ा सी कहीं गिरावट आई है। और मैंने महसूस भी किया, ये किया कि जो लेखन, केवल लेखन करते हैं, जो छपते हैं, अब दो प्रकार के कवि मुझे दिखे, आप सब देख रहे हैं, एक छपने वाले कवि, एक सुनने वाले कवि। तो छपने वालों को यह एहसास है या वो प्रदर्शित करते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा लिखता हूं, मैं छप रहा हूं। लेकिन जो वाचिक परंपरा का कवि होता, मंच के जो कवि हैं, मैंने पहले ही कहा है, समृद्ध परंपरा की बात कर रहा हूं मैं वर्तमान में तब आता हूं, तो वो भले ही न छपते हो, लेकिन उन्होंने जो मंच पर कहा, जनता ने उसको ग्रहण किया। उनकी जो संप्रेषण की क्षमता थी, बहुत ज्यादा थी। और यही कारण है कि आदिकाल से लेकर के हिंदी खड़ी बोली की कविता से लेकर के और वर्तमान तक कई नाम ऐसे हैं जिनकी एक पंक्ति ने उस युग की दिशा बदल दी। इसका मतलब कुछ तो है उनके पास, ये तो मानूंगा। और इसीलिए आपने भी कहा था कि जो कवि ऐसे भी हैं जो केवल छपते हैं। एक शुरुआती अंतर ये आया, अब चूंकि एक बहुत बड़ा नाम उनके पक्ष में मिल गया है, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी तुलना तो कोई कर नहीं सकता। मैं निराला जी की बात कर रहा हूं। निराला जी ने छंदबद्ध कविता लिखी और छंद मुक्त कविता भी लिखी। एक दोष ये है, कई लोगों में देखा है, मंच का जो परिवेश होता है वो अलग तरह का होता है, ये आप भी मानेंगे। कारण मैं बता रहा हूं कि मंच पर कभी गद्य कविता नहीं चल पाती। सामने जो श्रोता होता है, उस श्रोता से सीधा संवाद होता है कवि का, और यह क्षमता केवल मंची कवि के पास है कि वो जो सुना रहा है उसका संप्रेषण, जो संप्रेषण की क्षमता है इतनी ज्यादा है कि वो सीधा ग्राह्य होता है, श्रोता के हृदय तक, कानों के माध्यम से और हृदय तक पहुंचता है। ये विशेष गुण उसके अंदर है। और इस विशेष गुण में सर्वाधिक योगदान होता है कविता का, छंदबद्ध कविता का। जब कविता छंदबद्ध होती है तो उसका जो सौंदर्य है, उसमें एक चीज और जुड़ जाती, गेयता। छंदबद्ध कविता गेयता का गुण लिए होती है, और इसलिए वह कविता सर्व जनसाधारण को के लिए सरल रूप से ग्राह्य होती है। अब बात आती है छंद मुक्त कविता की। तो छंद मुक्त कविता भी लिखी जाने लगी। छंद मुक्त कविता लिखने वालों ने क्या प्रयास नहीं किया होगा? मंच पर प्रयास किया है, लेकिन श्रोताओं ने नकार दिया। तो स्वाभाविक है कि वो मंच से दूर हो गए। अब है क्या कि ऊर्जा के उपयोग की बात है। मंचे कवियों ने मंच पर अपनी ऊर्जा लगाई और बहुत शानदार कविताएं सुनाई, लेकिन जो मंच से अलग हुए छंद मुक्त कविता के कारण, उन्होंने अपनी ऊर्जा लगाई छपने में। तो स्वाभाविक है कि मंची कवियों ने ध्यान ही नहीं दिया कि हमें साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपना है, कि धार्मिक में छपना है, कि हमें अन्य साहित्यिक वर्तमान के दौर की जो पत्रिकाएं उसमें छपना है। ये एक कारण रहा कि सीधा सा विभाजन हो गया
छपने वाले कवि और जो आपने जिक्र किया मंची कवियों में, एक बात तो ये रही। लेकिन मेरा मानना यह है मूल कारण कि जो छपने वाले कवि हैं वो गेयता और छंदबद्ध कविता लिखने की कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी, और संप्रेषणीयता का जो गुण रहता उसकी कमी रही, इसलिए वो मंच पर सफल नहीं हो पाए। अब बात आती है कि मंच पर जो कवि हैं उनकी एक बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिन कवियों ने, चाहे वो रामावतार त्यागी हो, मैं नाम ले रहा हूं, चाहे वो नीरज जी हो, सोम ठाकुर हो, बहुत कई नाम है, एक लंबी श्रृंखला है, बड़ी लंबी। उर्मिलेश जी, हरिओम पवार जी हो, वर्तमान विनीत चौहान जी हो, तो एक बहुत लंबा, कई नाम है, बहुत नाम है। उन्होंने मंच पर कविता को लोकप्रिय बनाया, आम जनता की बात को गेयता के गुण के साथ जब उन्होंने कविता को सुनाया तो आम आदमी को लगा ये मेरी बात कही जा रही है, ये इस वजह से लोकप्रियता उनकी हुई। वर्तमान दौर में संप्रेषण मुख्य भूमिका में आ गया, अर्थात परफॉर्म जिसे कहते हैं, परफॉर्मेंस मंच पर। तो इस संप्रेषणीयता ने शिल्प और गेयता कम शिल्प को प्रभावित किया, और इस यही कारण है कि संप्रेषण को परफॉर्मेंस मान करके लोग अब परफॉर्म करने लगे। बस ये ही कमजोरी एक नई आई है। केवल परफॉर्म नहीं होता, मंचीय कवि के लिए मैं तीनों बातें आवश्यक मानता हूं: संप्रेषणीयता का गुण, गेयता और छंदबद्ध कविता में शिल्प। जब तीनों का त्रिवेणी जब आपके पास होती है, वह प्रयागराज जैसा पवित्र होती है, कविता पवित्र हो जाती है। जी, तो अभी आपने जो उत्तर मुझे दिया उसी से एक नया प्रश्न निकल करके आया है, जो छंदबद्ध और छंद मुक्त का है। अब अगर हम मंच को छोड़ दें, साहित्य वृहद संसार है, काव्य के अतिरिक्त भी वहां बहुत कुछ है, तो इसलिए उसको भी हमें लेकर के चलना है। तो उन सारी स्थितियों को देखते हुए और बाकी चीजों को छोड़ भी दें, हम अगर कविता की ही बात करें तो छंद मुक्त का अपना एक स्थान रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं छंद मुक्त को लेकर के और छंदबद्ध को लेकर के, उन पर आपका क्या मानना है? आपने बहुत जबरदस्त घेरा है, और आप जो कहलवाना चाह रहे हैं वो मैं कहता हूँ। देखिए, सीधी बात है, मैं मंच का कवि हूँ। मेरा मेरा जो परिचय है वो मंची कवियों से, मंची कवि के रूप में है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, और शायद मैं उस बात उत्तर उसमें छुपा होगा। मैं अक्सर रेल यात्राएं करता हूँ, तो रेल यात्राओं में आप अक्सर देखा होगा कि जिस बोगी में बैठे होते हैं, बर्थ पर तीन तीन लोग बैठे होते हैं, चर्चा लगभग होना शुरू हो ही जाती है, राजनीतिक विषयों पर, विश्व के राजनीति पर, कहीं कुछ, कहीं कोई भी विषय हो जाता है। तो मैंने महसूस किया, मैं साक्षी भी इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कभी परिचर्चा में कोई हारता सा महसूस करता है, अपने को पराजित सा महसूस करता है, तुरंत वह व्यक्ति अंग्रेजी में आ जाता है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगता है, और बस भारी पड़ने का प्रयास। मैं यही बात आपके प्रश्न संदर्भित कह रहा हूं। जब भी कविता की चर्चा होती है, छंदबद्ध कविता की, छंद मुक्त कविता की बात होती है, तो छंद मुक्त कविता से संबंधित लोग ठीक वही तरीका अपनाते हैं जो कि वो रेलवे यात्रा में के दौरान विषयों पर चर्चा में भाग लेने वाला व्यक्ति विषय को अंग्रेजी में कहने लगता है। मेरा मानना यह है कि छंदबद्ध कविता लिखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि आपके पास निश्चित एक साँचा दिया होता है, उस साँचे में ही आपको अपनी बात कहना होती है। जिस लोग गजल की बात लोग करते हैं, हमारे यहाँ सबसे कठिन विधा दोहा की विधा है, जिसमें 2 पंक्तियां केवल होती हैं, अर्थात 4 चरण केवल होते हैं, आधे आधे आधे, और उस दोहा में ही पूरी बात समाप्त हो जाती है। ये बहुत कठिन काम है। अर्थात जब आप निश्चित मात्राएं,
निश्चित शब्दों का प्रयोग करते हुए, संख्या का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। अपनी पूरी बात, कथ्य पूरा आना चाहिए। कविता का सीधी बात है, कविता का कथ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका जो कथ्य है वह आपके शिल्प पर निर्भर रहता है, स्वाभाविक है। लेकिन आपका कथ्य यदि पूर्ण हो रहा है उस केवल 2 पंक्ति में, इसका मतलब बहुत कठिन काम को आपने सरलता से निर्वहन किया है, आपने किया है। तो मेरा मानना यह है कि छंदबद्ध कविता का महत्व कम नहीं हो सकता, बहुत कठिन काम है। अब रही बात छंद मुक्त कविता की, तो वो साहित्य की श्रेणी में आता है, निसंदेह, उस पर कोई हम आलोचना भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना यह है कि छंदबद्ध कविता लिखना जब कठिन हो जाए तो छंद मुक्त कविता की ओर लोग अग्रसर अग्रसर होते हैं, जी जी। और ये कमजोरी है। अब चूंकि पक्ष उनका इसलिए मजबूत है क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, उनके पास मंच बहुत बड़ा है। मंच से तात्पर्य मेरा समझ रहे हैं आप, छपने की बात है। तो जब उनके पास मंच इतना बड़ा है तो उस बात को वो स्थापित कर देते हैं कि हाँ, छंद मुक्त कविता बहुत स्थायी है, छंद मुक्त कविता लंबा जीवन जिएगी, छंद मुक्त कविता ही कविता है, और छंद मुक्त कविता उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उनके पास एक उदाहरण भी मिल गया, वो निराला का उदाहरण देते हैं। निराला ने छंदबद्ध कविता लिखी, लेकिन भाई मेरे, मैं मानता हूं कि निराला जी ने छंदबद्ध कविता भी लिखी, उसमें भी महारत हासिल था। मेरा मानना यह है कि यदि आप छंदमुक्त कविता लिखते हैं, उसका भविष्य बहुत अच्छा है मानते हैं, तो आपको छंदबद्ध कविता भी आना चाहिए। उतना ही महारत आपको उसमें हासिल हो, तब आप अधिकारी अधिकारी होते हैं कि आप छंदमुक्त कविता की का पक्ष रखें, छंदमुक्त कविता लिखें और आप उसको सामने लाएं। लेकिन एक मैं संस्मरण सुनाना चाहूंगा। जी। कोविड काल से पहले दतिया में, भिंड के पास दतिया मध्य प्रदेश में है, जहां पर पीताम्बरा माई का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहां हमारे एक मित्र हैं जगत शर्मा जी, उन्होंने एक सम्मेलन कराया हिंदी साहित्य का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का सम्मेलन होगा, उसमें मंची कवि तो दूर दूर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो ही साहित्य की बात जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, जो ही साहित्य की बात आती है तो वर्तमान में थोड़ी दिक्कत तो है। और उन्होंने मुझसे मुझसे कहा कि भाई साहब, हमने आपको सुना है, यूट्यूब सुने हैं, यूट्यूब पे देखा है, लेकिन आपकी कविताओं में मैंने देखा कि शिल्प सुदृढ़ है आपका। तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम आपको इस साहित्य महोत्सव में, हिंदी महोत्सव में बुलाना चाहते हैं और सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने सम्मान लायक आपने मुझे समझा, ये आपका बड़प्पन है, मैं शायद अपने को इस लायक नहीं मानता, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। लेकिन बोले भाई साहब, चर्चा में आप बुरा मत मानिएगा, मंचीय कवियों की आलोचना बहुत होगी वहां। तो मैंने कहा देखिए, मैं सहर्ष तैयार हूँ, मैं आ रहा हूँ। और मुझे जाना इसलिए भी था क्योंकि मैं चाहता था कि, मैं उदाहरण देता हूँ, बेसिक का शिक्षक सामने बैठा हो और डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बैठा हो, तो स्वस्फूर्त स्वाभाविक जो दर्प होता है डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर में, वो बेसिक शिक्षक के सामने वो अभिव्यक्त करता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक वैसा ही कॉम्प्लेक्स, ठीक वैसा ही जो दर्प मैंने महसूस किया है छपने वाले, जिन्हें हम साहित्यकार कहते हैं, और मंची कवियों की अंतर को मैंने देखा है। तो मैंने कई बार ऐसा मौका आता है कि अध्यक्षता कर रहे कोई कवि, छपने वाले कवि होते हैं, तो वो कहते भी हैं मंच पर। तो मैंने कहा, कई बार उनसे कहा कि मैं बहुत बालक हूँ आपके सामने, कविता जो सुनाऊंगा आपको तो सुनिएगा, और कहीं शिल्प में, कविता से कहीं स्खलन आपको दिखाई दे तो मुझे बताइए जरूर। मेरा मन था कि मैं हिंदी काव्य मंच का पक्ष रखने जरूर जाऊंगा। तो उनका आभार कि उन्होंने मुझे साहित्य भूषण जो भी अलंकृत किया, उससे अलग बात है। लेकिन जो परिचर्चा हुई, जो दौर चला, उसमें वही बात जो मैं जानता था आएगी। तो जो भी वक्ता आ रहा था, तो वो मंचीय कविता की आलोचना करना,
कविता नहीं है, कविता का शिल्प नहीं जानते, कई बातें और जो है वो चुटकुले याद आते हैं, कहीं लफाजियाँ बहुत होती हैं मंच पर कविता समाप्त हो चुकी है। तो जब मेरा नंबर आया, मेरा क्रम आया, तो मैंने कहा पहली बात तो आप अपने वाक्य सुधारिए, आप सबको क्षमा माँगते हुए कि मंच पर उन्होंने कहा था मंच पर कविता मर चुकी है। तो मैंने कहा मैं उस हिंदी काव्य मंच का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ और मैं अपने साथ पुस्तकें लाया हूँ, आपको भेंट करता हूँ। उन्हें पढ़ कर के और लाल पेन से, लाल कलम से उसमें आप चिन्हित कर दीजिएगा कि मैंने कहीं शिल्प में कहीं दोष दिख रहा हो। विनम्रतापूर्वक मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये वाक्य आप सुधार दीजिएगा कि मंच पर कविता समाप्त हो गई है, मंच पर कविता मर चुकी है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आज भी मंच पर ऐसे लोग हैं जो जिनका शिल्प बहुत मजबूत है, आज भी ऐसे लोग हैं जो मंच पर कविता को ही जीते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मूल कविता का तो कविता का शिल्प जो होता है, वो छंदबद्ध कविता से ही आता है। आप इसे इस रूप में ना माने कि मैं मंची कवि हूँ इसलिए ना माने। मैं मेरे मन में जो भाव था वो मैंने कह व्यक्त कर दिया है कि छंदमुक्त कविता जो लिखते हैं, उन्हें छंदबद्ध कविता लिखना आना चाहिए, तब फिर कह सकते हैं अपनी बात कह सकते हो। जी। तो जी। शर्मा जी इसमें एक सुखद पहलू ये है अब कवि दोबारा छंद की ओर लौट रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? यह छंद मुक्त कविता के सापेक्ष छंदबद्ध कविता की विजय है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, वो छंदबद्ध कविता की ओर जैसा आपने स्वीकार किया छंदबद्ध कविता की ओर जा रही है। ये यही कारण मुझे लगता है कि छंदबद्ध कविता चिरजीवी होती है। आप कल्पना करें यदि रामचरितमानस चौपाइयों में न होती, दोहा में न होती, सोठा में न होती, तो क्या उसको इतनी लोकप्रियता, जनप्रियता क्या मिल सकती थी? संभव था? निश्चित रूप से वो छंदबद्ध कविता की सफलता है कि जो हमारे सामने है रामचरितमानस। हाँ, ये बात मानता हूं कि छंदबद्ध कविता में एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जितनी ज्यादा सरलता अर्थात जनमानस की भाषा में बात करना, जिस भाषा में बात करते हैं, यदि उस भाषा में आपने कविता को रचा, तो उसकी ग्राह्यता बहुत ज़्यादा होती है और यही बात है कि छंदबद्ध कविता का मैंने उदाहरण दे दिया कि रामचरितमानस आज हमारे सामने है। यद्यपि उससे सदियों पहले, कई बहुत वर्ष पहले रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई। कथा लगभग वही है, लेकिन लोकप्रिय रामचरितमानस तुलसीदास जी की हुई। यह कविता छंदबद्ध कविता की सफलता का द्योतक है। यह छंदबद्ध कविता की सफलता का मानक है कि आप ये लोकप्रियता होती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत भविष्य बहुत अच्छा है छंदबद्ध कविता का, बहुत अच्छा भविष्य है। जी, जी, बिल्कुल। तो शर्मा जी ये तो छंदबद्ध और छंदमुक्त की बात रही। अब वर्तमान साहित्य में जी। किस तरह का बदलाव आप अपेक्षित मानते हैं? आपको क्या लगता है कि जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़े हुए हैं, हुँ। वर्तमान जो सामाजिक परिदृश्य है, सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनको देख करके साहित्य के लोगों को किस तरह का परिवर्तन अपेक्षित है? देखिए, जब मेरा मानना ये है कि सामाजिक सरोकारों को जब तक आपकी कलम अपना विषय नहीं बनाएगी, तब तक कविता की सफलता मैं नहीं मानता। पहली आवश्यकता इस समय ये है कि कलमकार को सामाजिक सरोकारों पर अपनी लेखनी को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने प्रारंभ में कहा कि व्यक्ति के जीवन के निर्माण में उसके परिवार का परिवेश बहुत प्रभावित करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। जी, और यही बात जब कवि इस भूमिका में आ जाए, तो स्वाभाविक है कि वह बात संस्कारों की जब करने लगे, सामाजिक सरोकारों की बात करने लगे, तो उस कविता का प्रभाव देश काल पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि आज की आवश्यकता ये है, यदि आप कविता की सफलता की बात करते हैं, कविता के दायित्व की बात करते हैं, कविता के उद्देश्य की बात करते हैं, तो आपको सामाजिक सरोकारों से जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देश इस समय बहुत विपरीत
परिस्थितियों को से जूझ रहा है, और वो ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिनका राजनीतिक भी उसका एक पक्ष है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन ये मैं संकेत कर रहा हूं कि कवि का इस समय कवि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि वह इस ओर नहीं लेखन करेगा तो स्वाभाविक है कि वो इतिहास उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि सामाजिक सरोकारों को लेकर के भी लिखा जाए, और अच्छा लिखा जा रहा है, मैं मानता हूँ लिखा भी जा रहा है। बस केवल एक बात और है कि साहित्य के की कई विधाएं हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि साहित्य की सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो विधा है वो कविता है। जो बात एक लंबे से निबंध में, एक लंबे से साक्षात्कार में, लंबे से संस्मरण में, लंबे से एक बहुत बड़े एक आख्यान व्याख्यान में प्रभावित नहीं कर पाती, वो केवल 4 पंक्तियां या एक छोटी सी कविता प्रभावित कर देती है। इसलिए कविता का महत्व सदैव रहा है, आगे भी रहेगा, और उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस अंतर इतना है कि कवि को अपनी भूमिका समझ में आना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या है, वो दायित्व क्या वो उसका निर्वहन करे। शर्मा जी, मैंने जैसा आपके साहित्य को देख करके महसूस किया, आपके लेखन को देख करके महसूस किया, आपने एक कवि धर्म को निभाया है, और उसका परिचय देती हैं आपकी रचनाएं, संसद जैसी कविताएं। मैं चाहूंगा वो एक रचना हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, शर्मा जी, सही बात तो ये है कि वर्तमान में क्या सदैव सत्ता के गलियारों में घटने वाली घटनाएं देश काल को प्रभावित करती हैं, जनमानस को प्रभावित करती हैं। मैं जब लेखन कर रहा था और अब कवि के रूप में स्थापित भी हो गया, जी जी। तो एक नियमित एक आदत, अब तो खैर पूरा लाइव होता है, संसद का जो संसद की जो जो वो है सत्र होता है, संसद का सत्र जो होता है, उसमें एक शून्यकाल होता है 11 बजे के बाद, जिसमें प्रश्न उत्तर होते हैं, और हमें केवल वही 1 घंटे का प्रसारण देखने को मिलता था। एक समय ऐसा था, कविता मेरी पुरानी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अब तो ये हाल हो गया कि अब तो संसद का खुद का एक चैनल है वो जो बराबर लगातार प्रसारित करता है, और मुझे लगता है कि प्रसारित जो हो रहा है, प्रसारण जो होता है, उससे हमें अंदर की वह कमी सामने हमें देखने को मिलती है, जो कि जिस पर हम जैसे लोग लिखने को प्रेरित होते हैं। अन्यथा हम लोग तो ये मानते थे कि सांसद महोदय होते हैं, विधायक जी होते हैं, बहुत दिव्य पुरुष होते हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती, क्योंकि वो जो वोट मांगते हैं तो मैं बचपन से देखता था बहुत हाथ जोड़े हुए मुस्कुराते, और जब मुझे बाद में मालूम पड़ा कि जो मुस्कुराहट भी वो नकली होती है, मुस्कुराते हुए वोट मांगना, और इस तरह से इनका एक इच्छा भी थी मेरे दिमाग में। उसके बाद जब बड़ा हुआ, समझा, तो जो भाषा वो जो शून्यकाल देखने लगा, तो उसमें मुझे आश्चर्य हुआ। पहली बात तो मेरा जो विरोध, मेरा जो इस बात को लेकर के है कि जिस भाषा में आप वोट मांगते हैं, उस भाषा में आप वहां पर भाषण क्यों नहीं देते? एक तो मेरा इस बात का विरोध है वहां। दूसरी बात यह है कि आप वर्तमान में 1 अरब 30 करोड़ में से चुन के जाते हैं आप, और आपका व्यवहार न केवल देश बल्कि विश्व देखता है। तो आपको ये गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूरा विश्व देख रहा है, हम प्रतीक हैं भारत के। तो जो लोग चुन के जाते हैं वो उतने अपनी दलीय निष्ठाओं, अपने स्वार्थ, अपने वोट का मामला, कि वो जो वहां पर जो होता है वो मुझे क्या सबको दुखी करता है। इसके बाद एक बात और आई, मैं जब एक दिन गाली गलौज होने लगा जब संसद में, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि वो उसका सीधा प्रसारण हो रहा था, और मैं कि ये माननीय लोग गालियों की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा है। फिर वो एक जोगिंदर सिंह जी पूर्व सीबीआई निदेशक थे, उनका एक लेख पूरा आया था
पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान में, उस समय की बात बता रहा हूँ, वर्तमान में कितने सांसद ऐसे हैं जो जिन पर चोरी का मुकदमा चल रहा है, जिन पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। 3 उस समय ऐसे थे जो जिन पर जेब कटी का मुकदमा था। मैंने कहा गजब है, ऐसे लोग वहां पर हैं। और ये एक अथेंटिक बात ये है कि जोगिंदर सिंह जी जैसा सीबीआई निदेशक जो रिटायर्ड थे, उन्होंने अथेंटिक जानकारी जो मिली वहां से निकाली गई, वो प्रस्तुत की थी लेख में। इन सब बातों को लेकर के मेरे मन में एक उद्विग्नता प्रारंभ हुई और मुझे लगा कि ये क्या हो क्या रहा है, कैसे लोग हैं। जिस संसद को हम बड़ी सबसे बड़ी पंचायत कहते हैं, उस संसद में ऐसे माननीय लोग। तो मुझे एक इतिहास का विद्यार्थी था, तो मैं इतिहास में बिहार के इतिहास से मुझे एक उदाहरण सामने याद आया। मैंने कहा अगर किसी को कुछ कहना हो तो क्या कहा जाए। जो मैं कहना चाह रहा था वो, अब वो शब्द प्रयोग कर नहीं सकता था मैं, क्योंकि हमारी संसद बहुत माननीय है, सांसद जी बहुत माननीय है। तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा ऐसा करता हूं कि इतिहास का एक उदाहरण मैं लेता हूं। मैंने वो उदाहरण लेकर के सारी बात कह दी है। मैं उस गीत को रखता हूं। इतिहास में वैशाली गणतंत्र बुद्ध काल से ही जाना जाता है। और उस गणतंत्र में एक परंपरा थी कि जो आम्रपाली, इतिहास में चतुर्सेन शास्त्री का भी आप देख लीजिए, वैशाली की नगरवधु उपन्यास है। तो वो परंपरा उस पात्र का कार्य, उसका जो भी सब सामने सबके है। मैं बस वो सामने रखिए, आप मेरी बात सुने, आप सुने। जी, स्वागत स्वागत है, स्वागत है। क्षमा के साथ मैं पढ़ना चाहूंगा इस कविता को, इसलिए क्षमा मांग रहा हूं क्योंकि मैंने वोट दिया है। मेरे वोट के द्वारा वो चुन के लोग जाते हैं, तो मुझे भी अधिकार है कि उनसे कुछ कहने का। इसमें अवमानना नहीं कर रहा, मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात जरूर है। नहीं जैसे किसी टीवी पर शो जब आता है तो नीचे लिख के आ जाता है कि ये पात्र काल्पनिक है, इसको यथार्थ न माना जाए। इसलिए मैं वो अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैं वोट देता हूं, तो मैं अवमानना नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें आईना दिखाने का मेरा धर्म है। मैं कवि होने के नाते मैं वो आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। जी जी जी, स्वागत है। जुटे हैं भांति भांति के लोग, कर रहे मन चाहा उपभोग, कि जैसे जूठन थाली की संसद आज बना दी नगर बधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, कि जिनके प्रति आदर रखते। मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग हैं वहां, लेकिन ऐसे लोग हैं उनका आदर करता हूं, और जो जैसे हैं उनकी ओर इंगित करता हूं। कि जिनके प्रति आदर रखते, उंगलियों पर हम गिन सकते, शेष जो हैं वे न्यारे हैं, कई उनमें हत्यारे हैं। जेब कट और मवाली हैं, जेब कट और मवाली हैं, कई 100% जाली हैं। अपहरण है जिनका धंधा, धनी जो हुए मांग चंदा, है दोषी माल चुराने के, रहे दामाद है थाने के। कई तो ऐसे वहां हुजूर, सभ्यता से है कोसों दूर, बोलते भाषा गाली की, बोलते भाषा गाली की। संसद आज बना दी नगर बधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। कैसे कैसे लोग वहां हैं। मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत पर टिप्पणी करता हूं, सुने आप। भ्रमित है किंतु निरापद है, भ्रमित है किंतु निरापद है, अजायब घर सी संसद है, अजब कानून बनाती है, जमूरे चुन कर लाती है। जो और एक सबसे बड़ा पद वहां होता है, जो सबसे ऊंची कुर्सी होती है, उस पद का नाम है स्पीकर। नाम याद रखें अंग्रेजी का, उसका हिंदी शब्दार्थ जो वो भी याद रखें। सुने मेरी बात। भ्रमित है किंतु निरापद है, अजायब घर सी संसद है, अजब कानून बनाती है, जमूरे चुन कर लाती है। जो स्पीकर कहलाता है,
कभी भी बोल न पाता है, किसी की कोई नहीं सुनता, देश यह देख शीश धुनता, देखता जब संसद दरबार, हमें लगता मछली बाजार। हुई गरिमा बेमानी है, शर्म खुद पानी पानी है, शर्म खुद पानी पानी है, देख उनका ऐसा व्यवहार, दुखी संसद की हर दीवार। व्यर्थ देना है सही सलाह, क्योंकि अब है अनसुनी कराह, कि जैसे आम्रपाली की संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा। अंतिम बंद रखता हूं। इस अपराध के दोषी केवल वही नहीं है, हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान है। जैसे मैं कहता हूं कि अक्सर कहता हूं कि जब किसी की ओर इंगित करते हुए, उसके उसके दोस्त की ओर इंगित करते हुए एक उंगली जब दिखाई जाती है, तो 3 उंगलियां हमारी ओर भी इशारा करती हैं। मैं उस अपराध की ओर संकेत करता हूं, सुनेगा। दागियों को चुनकर हर बार, पाप में हम भी भागीदार, दागियों को चुनकर हर बार, पाप में हम भी भागीदार। वक्त जब निर्णायक आता, हमें हर कोई भरमाता, किसी को सिर्फ धर्म दिखता, कोई जाति के लिए बिकता, कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता मजबूरी में, हुआ है लोकतंत्र बदहाल, घूमते हैं वोट के दलाल, अजब दास्ता दलाली की। संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, जुटे हैं भांति भांति के लोग, कर रहे मनचाहा उपभोग, कि जैसे जूठन थाली की, कि जैसे जूठन थाली की। संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। शर्मा जी, शुक्रिया। आगे बढ़ें और साहित्य की ओर थोड़ी सी चर्चा हम करें। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कवि कमलेश शर्मा के पीछे मार्गदर्शक साहित्यकार कौन कौन है, किन का साहित्य आपको पसंद आया है, जिनको पढ़ना आपको पसंद है, जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलता है, सीखते हैं आप? मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने। यद्यपि आपने देखा होगा मेरी कविताओं में वह प्रभाव दिखता नहीं है, क्योंकि किसी कवि की कविता का प्रभाव यदि आ गया तो आप अपना क्या लिख पाएंगे। इसलिए मैं लेखन जो रहता मौलिकता पर ध्यान देता हूं। लेकिन मुझे प्रेरित करने वाली बात जहां तक आती है वह है कि दिनकर जी और वर्तमान दौर में उर्वलेश जी को मैंने बहुत पढ़ा है, उनकी सुना भी है, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। मेरी लेखन की प्रेरणा जो मिली वो इन 2 कवियों से मुझे मिली है, मैं स्वीकार करता हूँ। और जहां तक बात मंच पर आने की यदि हो, तो वह मुझे जो योगदान जिसे मानते हैं, आरंभिक योगदान डॉक्टर हरिओम पंवार जी का है। उन्होंने मुझे, एक मंच था शिकोहाबाद का, तो उस पर उन्होंने मुझे सुना, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा नाम संस्तुत किया गणतंत्र दिवस पर होने वाले लाल किला कवि सम्मेलन पर के लिए। मैं इस मामले बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि जो वर्तमान में बड़े नाम माने जाते हैं, चाहे वो अशोक जी हों, चाहे आदरणीय सुधीर शर्मा जी हों, चाहे आदरणीय अरुण जेमनी जी हों, या मंच पर विनीत चौहान जी हों, मतलब जो भी बड़े बड़े कवि नाम, कुमार विश्वास जी हैं, जो भी नाम बड़े बड़े नाम हैं मंच के, उन सबका मुझे दुलार प्यार मिला है। उन्होंने मुझे खूब प्रोत्साहित किया है। खूब इस पूरे मेरे लेखन का जीवन जो है, मेरा गुरु कोई नहीं है, ये आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। कोई भी गुरु, किसी ने भी कहीं मेरा मार्गदर्शन कविता लेखन में नहीं किया, ये स्पष्ट है। पता नहीं कैसे लिख जाता, मुझे पता नहीं। और लेखन जो है, मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, और इसलिए मेरे मंच पर संरक्षक तो बहुत हैं,
प्यार, अभिभावक बहुत हैं, उन्होंने प्यार दिया है, लेकिन मुझे जो, जैसा आप कह रहे थे कि गुरु के रूप में, काव्य गुरु के रूप में कोई मुझे नहीं मिल पाया जिसने मुझे मेरी कविताओं को संवारा हो, कविताओं को सुधारा हो, या मुझे लेखन के कुछ सुधार या मांझने की तरफ संकेत किया हो। ऐसा कुछ मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ, आज भी नहीं है जी। तो शर्मा जी, आपका जो साहित्य संसार है उसकी अगर विशेषताओं की मैं बात करूं और विशेषताओं के साथ उपलब्धियों को जोड़ के चलूं, तो आप क्या कहेंगे? मैंने कविता जो लिखी, जब भी स्वांतः सुखाय मेरा उद्देश्य था। मुझे जो परिवेश को देखकर गुस्सा आ रहा था, देश काल को देख करके, वर्तमान परिस्थितियों को देख करके, वो मैंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया, और वो अपना गुस्सा मैंने अपने ऊपर ही निकाला, मैंने कविताएं लिखी, और वो अपनी स्वांतः सुखाय मानिए। लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि जो लेखन मेरा था, कविताएं जो लिखी, वो जनमानस, आम जनता ने भी पसंद की। वो उसका माध्यम ये था, मंच मुझे मिल गया, तो मंच पर मेरी कविता पसंद की जाएगी, ये मेरी कभी कल्पना भी नहीं थी। लेकिन ये मेरे लिए सुखद संयोग है, मेरा सौभाग्य है कि जो लिखता हूँ उसे लोग पसंद करने लगे। सही बात तो ये है। अब जहां तक रचना संसार की बात है, मेरा विषय रचना का सदैव समाज, देशकाल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये मेरा सदैव विषय रहा है। जी। तो शर्मा जी, वर्तमान साहित्य में क्या विसंगतियां आप मानते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक बात कहूं आपसे, आपने जो प्रश्न किया है, वर्तमान का लेखन में देख रहा हूं जिसमें समग्र साहित्य शामिल है, समग्र साहित्य की विधाएं, समग्र विधाएं। एक बहुत बड़ा अंतर मैंने महसूस किया, शायद आप इस बात से सहमत हो। सबसे बड़ा अंतर ये है कि ऐसी विभाजन रेखा मैंने नहीं देखी जो एक दो दशक में, एक दशक या दो दशक से निर्मित हुई है लेखन के क्षेत्र में। एक तरफ वो लोग हैं जो टारगेट तय करके लेखन करते हैं। एक तरफ आपकी मुस्कुराहट बता रही, मैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। दूसरी ओर वो लोग हैं जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, भारत के समृद्ध इतिहास को गौरव के रूप में देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइन के उस तरफ वाले, विभाजन रेखा के उस तरफ वाले लोग गौरव की बात स्वीकार न करते हों, लेकिन एक ट्रेंड सा बन गया है, एक चलन सा बन गया है कि जब वो कह रहे हैं, राष्ट्र की बात कह रहे हैं, तो हम उस बात को काटने के लिए उसका, उस पक्ष का विरोध करेंगे। और ये जो विरोध के लिए विरोध करने की भावना जो है, इसने लेखन को प्रभावित किया है। मैं कई कई लेख पढ़ता हूं, कई पुस्तकें पढ़ता हूं, और वो स्पष्ट विभाजन दिखता है। आपकी बात ठीक है, मैं उस बात से सहमत हूं, पर जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं उन्हीं बातों को लेकर के बात कर रहा हूं कि बतौर साहित्यकार या आप एक इतिहास प्रवक्ता हैं तो और बेहतर बता पाएंगे कि अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को उचित स्थान दिलाने के लिए हमें किस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। मैं, जो आपने कह ही दिया, इतिहास प्रवक्ता होने के नाते, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, पहला मेरा मेरा अनुरोध है और मेरी मान्यता ये है कि सबसे पहले यदि आप देश को वैचारिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो हमें अपना इतिहास का पुनर्लेखन करना बहुत जरूरी मैं मानता हूं। इतिहास जो हमें पढ़ाया जाता है, वह इतिहास हमारे अंदर हीन भावना को भरता है। तो मेरी पहली मान्यता, मेरी पहली शिकायत मान लें, या मेरा पहला जो लक्ष्य है, या मेरी पहली आशा है, कामना है, ये है कि इस देश में, देश को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए हमें इतिहास का पुनर्लेखन करना आवश्यक मुझे लगता है। क्योंकि इतिहास का पुनर्लेखन इसलिए आवश्यक है कि हमें केवल पराजय का इतिहास पढ़ाया गया है। हमें ये बताया जाता है इतिहास में हम पराजित हुए हैं, लेकिन ऐसे महान भारतीयों के बारे में नहीं बताया जाता जिन्होंने
भारत के गौरव को, भारत के यश को, भारत के शौर्य को प्रमाणित किया है। मैं जो लोग भारत की पराजय का इतिहास लिखते हैं उनसे मैं आमंत्रण कर देता हूं उन्हें कि वो आए और मैं जिस युग, जिस काल में वह इतिहास की बात करते हो, मैं उस काल के नायक की बात कर सकता हूं। मैं नायक बता सकता हूं कि ये भी नायक थे जिन्हें आप नायक मानते, मैं उनसे इतर भी बता सकता हूं। एक बात, दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जो इतिहास आजादी स्वतंत्रता के बाद जो लिखा गया है अभी तक, यहां तक परीक्षाओं तक में जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं होती हैं जिनसे नौकरियां मिलती हैं, उनमें प्रश्न भी उसी संदर्भ से आते हैं। सबसे बड़ी विसंगति मैं देखता हूं। और उससे इतर यदि उत्तर लिखने का प्रयास करेगा उसे नंबर नहीं मिल सकते, उसे अंक नहीं मिल सकते। तो मेरा विशेष अनुरोध यह है कि ये अंतर एक आना चाहिए, समाप्त होना चाहिए कि जो हमारे देश का वास्तविक इतिहास है, मैं इस बात को कहते हुए पूरे 70 साल के इतिहास लेखन को नकार नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अब हर व्यक्ति को, अब हर पढ़े लिखे व्यक्ति को ये एहसास होने लगा है कि जो लेखन हुआ है वो कहीं ना कहीं टारगेटेड है, लक्षित करके लिखा गया है। तो जब लक्षित करके लिखा गया हो, लक्ष्य बना के लिखा गया हो, उस लेखन को बदलना चाहिए। हिम्मत की बात देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस दौर में लिखा जब अंग्रेजों का शासन था, विदेशियों का शासन था। अब तो हमारे अपनों का शासन है 70 साल से स्वतंत्रता के बाद। तो हम तो अब तो अपने देश के गौरव की बात कर सकते हैं। इसलिए मैं, चाहे वो गद्यकार हो, चाहे वो काव्य का लेखन करता हो, सबका आह्वान करता हूं, इतिहास का लेखन करता है उन सब का आह्वान करता हूं कि अब इस देश का वास्तविक जो जनमानस है उसके अनुरूप भी लेखन आना ही चाहिए। और देश की समय की आवश्यकता यही है। प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस देश के गौरव को बढ़ाने वाली घटनाएं, बढ़ाने वाला लेखन, बढ़ाने वाला साहित्य जरूर आए। तो शर्मा जी, ये तो बात बहुत बढ़िया आपने बताई कि किस तरह से लेखन की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम समापन करें, आप कुछ अपने पसंद की जो पंक्तियां आपको लगता है हस्ताक्षर पंक्तियां हैं या आप हमारे साथ साझा करना चाहें, स्वागत है आपका। मैं एक मुक्तक से समापन करना चाहूंगा कि इस देश के नागरिक को क्या कामना करना चाहिए। मेरा बहुत चर्चित मुक्तक है, सुने आप। जी, स्वागत। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो। इससे भी बड़ी कामना यही हो हमारी, इससे भी बड़ी कामना यही हो हमारी, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, तिरंगा के साथ हो, तिरंगा के साथ हो। शर्मा जी, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं, साथ में मैं दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूंगा कि शायद आपको कुछ बातें पसंद आई हो तो प्रतिक्रिया जरूर दें। इस जो आपका साक्षात्कार प्रसारित हो रहा है उसके आपका यदि स्नेह मुझे प्रतिक्रिया के रूप में मिल जाएगा, टिप्पणियों के रूप में मिल जाएगा, तो मेरा लेखन, मेरा कहना, मेरी बात करना सब सार्थक होगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूं। और शर्मा जी, आपका तो विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे, और आपके साथ ये पल मुझे बहुत अच्छे लगे। और आपने मेरा बचपन मुझे याद दिला दिया, आपने मेरा शैशव काल याद दिला दिया, आपने मेरा गांव मुझे याद दिला दिया, आपने मेरे स्कूली विद्यार्थी जीवन मेरा याद दिला दिया, कहाँ से आपने आरंभ किया और सारा का सारा आपने मुझे। सही बात तो यह है कि पुनः कई वर्षों पूर्व का जीवन जीने के पल प्रदान किए हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शर्मा जी, आपने अपने कीमती समय में से इतना
समय हमें दिया, इतनी बेहतरीन चर्चा रही, अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो ये थी कि जो कई महीने पहले मैंने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि इस कवि के साथ, इतने बड़े कवि के साथ मैं कभी आमने सामने बात कर पाऊं, तो उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया। मैं आभारी हूँ भगवान राम का भी और आपका भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।